हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे दो वाला क्वेश्चन। बायोलॉजी का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और फिजिक्स का भी रहेगा। मिक्सिंग क्वेश्चन रहेगा और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है ना, यानी एक क्वेश्चन जो लिया गया ना वह क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा दो नंबर का। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन, यानी कि प्रकाश लिख लेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन से आप, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश को अगर इस साइड मारें, तो इसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकाश इस साइड मारे और उस साइड चला जाए। इस साइड मारे, जैसे लाइट यहां से मारे, ऐसे करके मारे, तो लाइट अगर इस साइड मारे और उस साइड चल गया तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। आप लोग ऐसे समझे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग समझे, ये हो गया परावर्तक सतह। क्या हुआ? परावर्तक सतह। ये हो गया परावर्तक सतह। आप लोग सबसे पहले समझ लें ठेठ में, उसके बाद हम लोग चलेंगे डेफिनेशन। ये प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश यानी कि हो गया परावर्तक सतह। क्या उसको बोलेंगे? परावर्तक सतह, इसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह। जैसे ये प्रकाश की किरण इस पर आया, तो क्या हुआ? अपने ही माध्यम में लौट गया। आने वाली की किरण को बोलते हैं अपतित किरण, और जाने वाली की किरण बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि ये लौट के चल गया। अब बीच में क्या होगा? अभिलाम। क्या होगा? बीच में होगा अभिलाम। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? हम जानते हैं, आने वाली किरण बोलते हैं अपतित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं अपतित किरण, और जाने वाली को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं अपतित किरण और जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह या चिकनी सतह, चिकनी भी हो सकता है, चिकनी पर लौट के जाएगा। जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या यही हो गया अभिलाम के काम करेगा। यह होगा आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यह हो गया, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट नियम। और सेकंड नियम क्या कहता है कि अपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। सिंपल बात है। तो पूछ रहा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम नहीं पूछ रहा था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको मैं लिख लेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, इसको लिख लेंगे हम लोग, जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर, यानी जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर
उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। काम खत्म। एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, है ना। प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। इसका नियम नहीं पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। अब चलते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2। 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग, है ना। कम से कम 5 क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं पर डे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्या कहता है कि प्रकाश यानी कि बायोगैस संयंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखें। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बायोगैस। क्या लिखेंगे, बायोगैस यानी कि बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र से आप क्या समझते, आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखें। यानी कि इसके लाभ को लिखें। तो इसको लाभ को लिखें, एक ही बात है। यानी कि बायोगैस संयंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखें। तो क्या लिखेंगे, बायोगैस संयंत्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। यानी लिख लेंगे बायोगैस, यानी लिख लेंगे बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो जिसमें जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस उत्पन्न किया जाता है उसे, और इसका प्रमुख घटक कौन होगा, फिर लिख लेंगे यहाँ पर बायोगैस, लिख लेंगे बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बायोगैस संयंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को लिखे, लाभ भी लिखना है। तो क्या बोलेंगे, बायोगैस संयंत्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, यानी बायोगैस संयंत्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें जैव द्रव्यमान की सहायता से, जैव द्रव्यमान के कहने का मतलब क्या हुआ, जिसको सड़ा गलाकर ऊर्जा प्राप्त किया जाए, उसी को बोलेंगे जैव द्रव्यमान। जैव द्रव्यमान का सीधा मतलब हुआ कि जिसको सड़ा गलाकर ऊर्जा प्राप्त किया जाए, यानी जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, बायोगैस। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होगा, मीथेन गैस, है ना। बायोगैस यानी कि बायोगैस को हम लोग कहते हैं गोबर गैस, है ना। बायोगैस से क्या कहेंगे, गोबर गैस। और इसका लाभ को लिखें तो क्या लिखेंगे, यह सस्ता होता है। पहले लिखेंगे यह सस्ता होता है, इसको लाभ लिख लेंगे, यहां पर लाभ लिख लेंगे, यह सस्ता होता है, यह सस्ता होता है। क्या होता है, यह सस्ता होता है। और सेकंड में लिख लेंगे यह सस्ता होता है, यह सभी जगह बनाया जाता है, सभी जगह। ऐसा नहीं कि यहां बनेगा तो वहां नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि वहां बनेगा तो यहां नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि वहां बनेगा तो यहां नहीं बनेगा, सभी जगह बनाया जाता है। तो लिखेंगे यह सभी जगह,
यह सभी जगह बनाया जाता है। यह सभी जगह बनाया जाता है। यह लाभ है ना, यह सभी जगह बनाया जाता है और इसे चलाना बिल्कुल आसान होता है। एक और लिख लेंगे, इसको चलाना आसान होता है, माने इसे चलाना, यानी इसे चलाना आसान होता है। इसे चलाना क्या होता है? आसान होता है। यानी कि बायोगैस संयंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको लाभ को लिखें तो क्या लिखेंगे? बायोगैस संयंत्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, यानी बायोगैस संयंत्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें जैव द्रव्यमान की सहायता से, जैव द्रव्यमान कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसको सड़ा गलाकर उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाए, यानी जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। अब बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होगा? मीथेन। अब इसका लाभ लिख लेंगे, यह सस्ता होता है, सिंपल बात है, यह सस्ता होता है, यह सभी जगह बनाया जाता है, वहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है, यह सभी जगह बनाया जाता है। इसे चलाना बिल्कुल आसान होता है, काम खत्म। अब चलते हैं आगे क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम साफ करते हैं। आगे लिख लेंगे हम लोग, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, है ना? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकीर्णन के मतलब साफ होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। प्रकाश के प्रकीर्णन करने का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के मतलब ही होता है क्या? फैलना। यानी कि प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश अति सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है ना, यानी आप लोग ऐसे लिखें कि जब प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म कण पर, यानी छोटा कण पर पड़ता है ना, तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको लिख लेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, इसको लिख लेंगे जब प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म कण, यानी छोटे कण पर, जब प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह सभी दिशाओं में, फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। जैसे हम लोग क्या करेंगे? लाइट को मारेंगे, ऐसे करके लाइट मारें तो जो अति सूक्ष्म कण था, छोटा कण था, उसमें प्रकाश की किरण
पड़ने के बाद वह सभी दिशा में फैल गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया। इसी क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल बात है, यानी कि जब प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा कण, जब प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। काम समाप्त। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 3 ना हुआ, 5 क्वेश्चन डेली 5 क्वेश्चन। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसको हम साफ करते हैं। चाहे वो नहीं, ये आप लोग पढ़ लें। दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखें। दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसको में लिख लेंगे कि दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, लिख लेंगे दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं। दीर्घ रोम लिख लेंगे हम लोग, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम से, दीर्घ रोम से, दीर्घ रोम से आप क्या समझते, आप क्या समझते हैं। दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखे, इसके कार्य, इसके कार्य को लिखें, इसके कार्य को लिखें। दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखें। तो क्या लिखेंगे, दीर्घ रोम आखिर है क्या, तो लिखेंगे छोटी आंत के भीतरी दीवार पे, छोटी आंत के, इसको लिख लेंगे उत्तर, ये होता है छोटी आंत। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं है। यानी कि छोटी आंत लिख लेंगे, छोटी आंत, छोटी आंत के, छोटी आंत के भीतरी, छोटी आंत के भीतरी दीवार, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर अंगुली नुमा, यानी अंगुली नुमा, अंगुली नुमा, अंगुली निमन होगा यहाँ पर, अंगुली ली, अंगुली गुली नुमा, अंगुली नुमा, अंगुली निमा संरचना, संरचना, यानी छोटी आंत के भीतरी दीवार पर अंगुली नुमा संरचना, संरचना को दीर्घ रोम, यानी कि दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहेंगे, दीर्घ रोम कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। इसका कार्य लिख लेंगे, इसका कार्य, इसका कार्य क्या होगा, तो क्या होगा, पचे हुए भोजन को, यानी पचे हुए भोजन को शरीर में मिलाना, यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, यानी लिखेंगे पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, अवशोषण करना, यानी कि पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। फिर तो दूसरा लिखेंगे, पचे हुए भोजन को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना, यानी कि लिख लेंगे पचे, यानी कि पचे हुए भोजन को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना, पूरे शरीर में फैलाना, इसका कार्य हो गया। यानी कि दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखें। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर करते नहीं हैं, तो कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, कम से कम तो शेयर करना जरूरी है ना, है कि नहीं। आप ही लोग बताएं शेयर करना जरूरी है कि नहीं, सिर्फ पढ़ना जरूरी है, जिस प्रकार खाना जरूरी है उस प्रकार पढ़ना भी जरूरी है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या था
कि दीर्घ रोम से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य को लिखे तो क्या लिखेंगे कि छोटी आंत के भीतरी दीवार पर अंगुली नुमा संरचना को क्या कहेंगे, दीर्घ रोम। इसका कार्य क्या है, तो पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो उसका अवशोषण होगा कि नहीं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी का अवशोषण होता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। और सेकंड क्या था, पचे हुए भोजन को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना। यानी कि पचे हुए भोजन, जो भोजन पचा ना, पचे हुए भोजन को रक्त के माध्यम से यानी कि खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाना। काम समाप्त। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रहेगा, ये 4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा जो बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आप लोग ध्यान समझें। लास्ट क्वेश्चन एक और है क्वेश्चन ना, एक और चलिए एक और क्वेश्चन सीखते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। एक से लिखेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, एक से लिखेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। यानी कि वायवीय श्वसन इसको बोलते हैं ऑक्सीय श्वसन, इसको बोलते हैं अनऑक्सीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो क्या लिखेंगे, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो लिख लेंगे वायवीय श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। और इस साइड अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अब आप लोग बताएं, ये ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में संपन्न होगा तो इसमें ऊर्जा का मान अधिक होगा कि कम होगा। आप लोग ऐसे समझे, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है तो इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा, इसमें ऊर्जा का मान कम होगा। तो लिखेंगे वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो लिख लेंगे वायवीय श्वसन में, इस 2 नंबर का क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मान अधिक होता है, ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस साइड लिखेंगे अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का मान कम होता है। तो ऐसा लिखेंगे अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का मान कम होता है, ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। एक और अंतर लिख लें इसमें, यानी कि इसमें 38 एटीपी का निर्माण होगा, इसमें 2 एटीपी का निर्माण होगा। यानी कि इसमें वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन को वायवीय श्वसन में क्षमा चाहते हैं, सॉरी, यानी कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होगा। लेकिन इस साइड अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से 2 एटीपी का निर्माण होगा। सिंपल बात है। आप लोग ऐसे सोचें,
ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में है, तो इसमें आएगा 38 एटीपी, इसमें 2 एटीपी। तो लिखेंगे इसमें 38, इसमें 38 एटीपी, इसमें 38 एटीपी का निर्माण, इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। लिखेंगे इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता, 2 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या होगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।